गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्राचीन भारत में गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजा, सबसे शक्तिशाली राजा समुद्रगुप्त के विजय अभियान या उनके सैन्य अभियान के बारे में पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त, जिसे भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है, कविराज, धर्म प्राचीर बंद, लिच्छवी दोहित्र, ये शब्द समुद्रगुप्त के लिए ही काम में लिए जाते हैं, जिसे सर्व राजोच्छेता, सभी राजाओं का उच्छेद करने वाला भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त ही गुप्त वंश का वह शक्तिशाली राजा था जिसने अपने सैन्य अभियानों से, अपनी नीतियों से गुप्त साम्राज्य को एक क्षेत्रीय शक्ति से उठाकर सर्वोच्च सत्ता बना दिया था। इसके अगर हम साम्राज्य की बात की जाए कि इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था, तो इसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक संपूर्ण क्षेत्र में समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तृत था। मतलब इन्होंने मौर्य साम्राज्य के बाद एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित रखा। और इसकी जो विजय हैं उनकी जानकारी हमें मुख्य रूप से प्रयाग प्रशस्ति में मिलती हैं। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन के द्वारा लिखी गई एक प्रशस्ति है। प्रयाग, या जिसे हम कहें इलाहाबाद, और प्रशस्ति जैसा कि मैंने पहले बताया था, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा पत्र, कि किसी की भी प्रशंसा में लिखा गया अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन उसकी प्रशस्ति होती है। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसे हरिशेन के द्वारा लिखा गया है, उस प्रयाग प्रशस्ति से ही हमें समुद्रगुप्त की विजयों, उसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। उसकी जो प्रयाग प्रशस्ति है, उसकी अलग अलग पंक्तियों में उसकी अलग अलग जगह की अलग अलग विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्यावर्त विजय, जो प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति संख्या 13, 14 और 21 इस स्थान पर इस आर्यावर्त विजय का उल्लेख है। आर्यावर्त क्षेत्र पूर्वी समुद्र तट से लेकर पश्चिमी समुद्र तट और विंध्याचल से लेकर हिमालय पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है वो आर्यावर्त कहा जाता है। पूर्वी समुद्र तट से लेकर पश्चिमी समुद्र तट दोनों दिशाओं में, ऊपर हिमालय पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत, इनके बीच का जो भूभाग है उसे आर्यावर्त की संज्ञा दी जाती है। और इस आर्यावर्त विजय के लिए उसने प्रस्रभोधरण की नीति अपनाई। प्रस्रभोधरण का मतलब होता है पूरी तरीके से उखाड़ फेंकना, पूरी तरीके से उनका उन्मूलन कर देना। इस क्षेत्र में नागसेन, नागदत्त, गणपति नाग, चंद्रवर्मा, बलवर्मा, रुद्रदेव, मतिल, ऐसे कुछ राजा थे। और जो समुद्रगुप्त के साथ जिनका बात बात पर बहुत कई बार संघर्ष होता रहता था, तो उन्होंने एक बार संगठन भी बना लिया था। समुद्रगुप्त के खिलाफ इन्होंने अपना एक संगठन भी खड़ा कर लिया था। तो समुद्रगुप्त ने इनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, और उस नीति को हम बोलते हैं प्रस्रभोधरण की नीति। कंपटीशन में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त के द्वारा आर्यावर्त राजाओं के विरुद्ध किस नीति का प्रयोग किया गया। प्रस्रभोधरण अर्थात पूरी तरीके से उनका उन्मूलन कर देना, पूरी तरीके से उन राज्यों को उखाड़ फेंकना। उसके बाद दक्षिणापथ की विजय। दक्षिणापथ का मतलब होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, दक्षिणापथ विजय। अब दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ते से यहाँ दक्षिणापथ से क्या तात्पर्य है कि उत्तर में विंध्याचल पर्वत से लेकर, इस विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो प्रदेश था वो दक्षिणापथ था। सुदूर दक्षिण के जो तमिल राज्य थे वो इसके परिधि में नहीं थे। मतलब सुदूर दक्षिण का जो तमिल राज्य थे वो दक्षिणापथ से बाहर थे, वो सुदूर दक्षिण में आते थे। लेकिन कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का प्रदेश, विंध्य पर्वत से लेकर इनके बीच का जो प्रदेश था वो दक्षिणापथ कहलाता था। और इस क्षेत्र की विजय के लिए उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति अपनाई। इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से 12
राजा या 12 राज्य बताते हैं, जैसे कोसल के महेंद्र, कोशल राज्य का नाम और राजा का नाम महेंद्र, कोटूर का स्वामीदत्त, कोरल का मंटराज, कांची का विष्णुगुप्त, कुस्थलपुर का धनंजय, ये राज्य और उनके राजा। पृष्ठपुर के महेंद्रगिरी, पल्लक के उग्रसेन, अवमुक्त के नीलराज, एरंडपल के दमन, महाकांटर के व्याघ्रराज, वेंगी के हस्तिवर्मा और देवराज के कुबेर। ऐसा माना जाता है कि दक्षिणापथ में कुल 12 राज्य स्थित थे और ये छोटे छोटे राज्य, इनके ऊपर समुद्रगुप्त के द्वारा ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। ग्रहण मोक्षानुग्रह से क्या तात्पर्य है? ग्रहण का मतलब ग्रहण करना, इन राज्यों पर अधिकार, जो इनके शत्रु राज्य थे इन पर अधिकार, इन पर नियंत्रण कर लिया, कब्जा कर लिया, ग्रहण। उसके बाद मोक्ष, मोक्ष का मतलब उनको फिर मुक्त कर दिया, उनके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, उन्हें विजित कर लिया, जीत लिया। उसके बाद फिर उन्हें मुक्त कर दिया, फ्री छोड़ दिया। और अनुग्रह, वापस से उनको उनका राज्य लौटाकर उन पर दया की, अनुग्रह करना, उन पर दया करना। ग्रहण मोक्षानुग्रह का मतलब उन राज्यों को ग्रहण कर लेना, जीत लेना, उसके बाद फिर उन शत्रु राज्यों को मुक्त कर देना और मुक्त करके उन पर दया करना। अब समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिण के राज्यों के साथ ये नीति क्यों अपनाई गई कि उन राज्यों को जीत भी लिया गया, फिर उन राजाओं को मुक्त भी कर दिया और उनका राज्य ने वापस लौटा दिया? क्योंकि समुद्रगुप्त जानता था कि पाटलिपुत्र से, जहाँ से वो शासन संभालता था, वहाँ से और सुदूर दक्षिण तक शासन संभालना बड़ा ही मुश्किल काम था। और दूसरी बात ये थी, क्योंकि उस समय कोई इस प्रकार के आवागमन साधन भी नहीं थे, अतः उसने क्या काम किया कि उन क्षेत्रों के राजाओं को उनका राज्य उन्हें वापस लौटाकर उनकी एक तरीके से उनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार का काम किया और वो उन राजाओं की इनके प्रति अपने आप ही स्वाभाविक रूप से सहानुभूति इन्हें मिल गई। और आगे चलकर समुद्रगुप्त की इस नीति का हर्ष जैसे राजाओं ने भी बाद में पालन किया है। तो दक्षिणापथ राजाओं के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई और मुख्य रूप से इस क्षेत्र में 12 राजा राज्य करते थे। और दक्षिणापथ राज्य विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का, आर्यावर्त तो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत और विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के क्षेत्र तक को दक्षिणापथ विजय। अब हम बात करते हैं आठविक राज्य। आठविक राज्य उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले से लेकर जबलपुर जिला एमपी तक के वन प्रदेश में फैले हुए थे, इसलिए इन्हें कहते थे आठविक राज्य। यूपी गाजीपुर जिला, वहाँ से लेकर जबलपुर एमपी, इसके बीच का जो जंगल था, वन प्रदेश, उसमें ये फैले हुए थे। अब उत्तर भारत से जब हम दक्षिण भारत जाते थे तो ये बीच में यात्रियों के साथ भी लूटने का काम करते थे और इसके अलावा आवागमन में बड़ी समस्या पैदा करते थे। तो इन्होंने उस रास्ते को सुरक्षित करने के लिए, दक्षिण भारत का रास्ता बिल्कुल सुरक्षित बनाने के लिए उनको अपने नियंत्रण में रखना समुद्रगुप्त के लिए बहुत ही जरूरी था। क्योंकि जब समुद्रगुप्त दक्षिणापथ विजय के लिए गया था तब भी इन राज्यों ने समुद्रगुप्त के लिए कुछ समस्याएं पैदा की थी, इसलिए उन्होंने, समुद्रगुप्त ने इन सब को जीतकर और इनके प्रति नीति अपनाई परिचारकीकृत सर्व आठविक राज्य। सर्व आठविक राज्य का मतलब सभी आठविक राज्य, और परिचारकीकृत, परिचार का मतलब सेवक, कि इन सब को पराजित करके, परिचारकीकृत, पराजित करके इन सब को अपना सेवक बना लिया। परिचारकीकृत सर्व आठविक राज्य, ये सब वर्णन किया जा रहा है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है उसमें सब वर्णन किया गया है। उसकी 21वीं पंक्ति में इस नीति का वर्णन किया गया है, परिचारकीकृत सर्व आठविक राज्य। और ये जो वन प्रदेश में जो राज्य फैले हुए थे, इन सब को समुद्रगुप्त के द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद सीमावर्ती राज्य। उस समय
समुद्रगुप्त का जो राज्य क्षेत्र था उसके आसपास सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ राज्य थे, जैसे समतट। समतट का मतलब है आधुनिक बांग्लादेश का समुद्र तटीय प्रदेश, वो उस समय कहलाता था समतट। डबाक, डबाक आज का असम में डबोक, जो तेल के कुएं के लिए भी फेमस है, असम में डबोक। कामरूप, असम का केंद्रीय भाग, बीच का जो असम है कामरूप। कृतपुर, जालंधर पंजाब में। और नेपाल, आधुनिक नेपाल। मतलब अगर मैं सीमावर्ती राज्यों की बात करूं तो समतट, डबाक, कामरूप, कर्तपुर और नेपाल, ये पांचों के पांचों राजतंत्र थे। यहाँ पर राजतंत्र स्थापित था। समतट, डबाक, कामरूप, कर्तपुर, नेपाल। नेपाल आज का ही नेपाल, कर्तपुर जालंधर पंजाब में, कामरूप असम में, इसी का जो केंद्रीय भाग है वो कामरूप कहलाता था। डबाक असम में डबोक, और समतट आधुनिक बांग्लादेश का समुद्र तटीय प्रदेश। इसके अलावा कुछ गणराज्य भी थे, जैसे योधे, आभीर, अर्जुनैन। अर्जुनैन का संबंध राजस्थान से है। अर्जुनैन अलवर और भरतपुर, अलवर भरतपुर का जो इलाका है उस वहाँ पर अर्जुनैन नामक ये लोग रहते थे और वहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इसी प्रकार मालव, प्राजून, सनकाने, काक, खरपरे, ये इन्होंने क्या काम किया था कि समुद्रगुप्त के पराक्रम से भयभीत होकर, डरकर, शुरुआत में इन्होंने अपने आप ही इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अपने आप ही इन राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली, अपनी पराजय स्वीकार कर ली। और उसके बाद यहाँ पर समुद्रगुप्त के द्वारा नीति अपनाई गई सर्व कर दाना, आज्ञाकरण, परिणाम गमन। सर्व सभी, कर दाना सभी ये लोग कर देंगे, सारे के सारे जो थे समुद्रगुप्त को कर देंगे। आज्ञाकरण उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, और परिणाम गमन और समय समय पर उसे प्रणाम करने के लिए समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित होंगे। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने पूरी तरीके से समुद्रगुप्त के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। ये इनको कर देने को बाध्य हुए, ये इनकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य हुए, और समय समय पर ये समुद्रगुप्त के दरबार में प्रणाम करने के लिए या उनसे जी हुजूरी उनसे मिलने के लिए समय समय पर दरबार में अपनी उपस्थिति देते रहते थे। इसके अलावा विदेशी राज्य, विदेशी राज्य की उस समय जब भारत में गुप्त वंश का राज था, उस समय भी भारत में कुछ विदेशी राज्य स्थापित थे, जैसे शक, सिंहल, कुषाण। क्योंकि विदेशी जातियां तो बहुत पहले ही आ गई थी, यूनानी, शक, हुण, कुषाण ये सब पहले आ चुके थे। तो कुषाणों में का पश्चिमी पंजाब के आसपास कुछ इलाका था, शकों का मालवा, गुजरात, काठियावाड़, रुद्र सिंह तृतीय वहाँ उस समय राजा था शकों का, ये विदेशी जातियाँ हैं। सिंघल, लंकादीप, मेघवर्ण उस समय राजा था। तो इन्होंने भी समुद्रगुप्त के पराक्रम से प्रभावित होकर या उनसे भयभीत होकर इन्होंने अपने आप ही समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। और इन विदेशी राजाओं ने 3 प्रकार की नीतियां अपनाई समुद्रगुप्त के प्रति। जो समुद्रगुप्त ने उनको विजित कर लिया था, अपने आप ही वो स्वाभाविक रूप से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी उन विदेशी शासकों ने। क्योंकि उस समय जैसे कुषाण वंश कनिष्क के समय में बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इस समय चूँकि कनिष्क नहीं, उसका ही कोई वंशज कोई राज्य कर रहा था, समकालीन राजा किदार नाम का कोई राजा था जो उस समय राज्य कर रहा था। ऐसे ही शकों का रुद्र सिंह तृतीय राज्य कर रहा था। इन्होंने आत्मनिवेदन, स्वयं अपने आप ही गुप्त सम्राट के सामने अपने आप ही स्वयं को हाजिर कर देना, आत्मनिवेदन किया। कन्योपायन, अपनी पुत्रियों का विवाह राजघराने में किया। इन विदेशी शासकों द्वारा अपनी पुत्रियों का विवाह गुप्त राजघराने में करना प्रारंभ किया। और गरुत मंदक, गरुत मंदक का है कि गरुड़ के अंकित वाली मोहर, उससे ये शासन आदेश प्राप्त करेंगे। गरुड़ अंकित वाली मोहर से तात्पर्य यहाँ गुप्तों की मोहर से है। मतलब कि गुप्त वंश
के द्वारा जो आदेश जारी किए गए जाएंगे उनका ये शासक पूरी तरीके से पालन करेंगे। आत्मनिवेदन अर्थात गुप्त सम्राट के सामने स्वयं हाजिर हो जाना, निवेदन करना किसी भी चीज़ के लिए। कन्योपायन अपनी कन्याओं का, अपनी पुत्रियों का गुप्त शासकों के साथ विवाह, उनके राजघराने में विवाह। और गरुत्मंदक गरुड़ अंकित वाली मुद्रा या गुप्त वंश के जो शासकीय आदेश हैं उनकी पालना करना। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने ये अलग अलग प्रकार की नीतियां अपनाकर अपने उस समय एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और जिसका सुदृढ़ीकरण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा फिर बाद में किया गया। कंपटीशन में ग्रहण मोक्षानुग्रह और विदेशी राज्यों के प्रति नीति और प्रसबौद्ध रणनीति, ये